हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के इंग्लिश प्रोज का इतिहास के बारे में बात करेंगे कि उस समय इंग्लिश प्रोज का क्या कंडीशन था। तो चलिए बात करते हैं। प्रोज इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोजा और रेशियो। प्रोज को लैटिन वर्ड प्रोजा और रेशियो के द्वारा लिया गया है, विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच मतलब जैसे आप पोएम में देखे होंगे कि घुमा फिरा के बात किया जाता है, बट इसमें डायरेक्ट लिखा जाता है प्रोज में। इट इज़ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मटेरियल स्ट्रक्चर। इसको लिखा जाता है यह सामान्य रूप से लिखी जाने और बोली जाने वाली भाषा है। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य रूप से। इट इज रिटन यूजिंग ग्रामेटिकल सेंटेंसेस विच फॉर्म ए पैराग्राफ। एक ग्रामेटिकल मतलब व्याकरणिक वाक्यों का प्रयोग करके लिखा गया है, जो एक पैराग्राफ के रूप में होता है। इट में ऑल्सो इंक्लूडेड डायलॉग। इसमें संवाद मतलब डायलॉग मतलब संवाद होता है, उसको भी शामिल किया जा सकता है। एंड समटाइम्स सपोर्टेड बाय इमेज, और कभी कभी इमेज को भी शामिल किया जाता है, बट डज नॉट हैव मटेरियल स्ट्रक्चर। बट मटेरियल स्ट्रक्चर को यूज नहीं किया जाता है। मटेरियल स्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे इसमें राइम रिदम, या फिर पोएम में होता था कि आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखना चाहिए, इसमें 10 सिलेबल, या फिर बहुत कुछ होता था ना, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस होते थे, उसमें इसमें नहीं होता वो सब कुछ नहीं। मीन्स इसका मतलब होता है प्रोज डज नॉट पे अटेंशन टू राइम एंड रिदम। इसका मतलब कि जो गद्य होता है, प्रोज मतलब गद्य होता है, वो राइम और रिदम पे ध्यान नहीं देता है। ऑथर्स यूज अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वर्ड इन द प्रोज। जो ऑथर्स होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अनलिमिटेड मतलब अनगिनत नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं प्रोज लिखने में। बट जो पोएम होता है, वो पोएम में ऐसा नहीं होता है। पोएम में जैसे सोनेट में 14 लाइन ही लिखा जाता है, तो उसमें लिमिटेड वर्ड होता है, बट इसमें लिमिटेड वर्ड नहीं होता है। प्रोज जितना ऑथर जितना चाहे उतना प्रोज में वर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद 18th सेंचुरी इज कॉल्ड अगस्टन और न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में 18th सेंचुरी को अगस्टन एज और न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश जो अंग्रेजी साहित्य है, उसमें अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में पहली बार प्रोज टू के लीडिंग पोजीशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जो प्रोज है वो प्रमुख स्थान हासिल किया 18th सेंचुरी में, क्योंकि उसके पहले 18th सेंचुरी के पहले जो भी 16th-17th सेंचुरी था, उस समय प्रोज का नहीं, पोएम का या फिर फिक्सन का, ये सब चीज़ों का दबदबा था। बट 18th सेंचुरी में प्रोज का दबदबा रहा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द 18th सेंचुरी वाज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर रहा, जो इसका मुख्य इम्पॉर्टेंट विशेषता था 18th सेंचुरी का, वह था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, कि नॉवेल की उत्पत्ति और उसका विकास। द न्यू लिटरेचर फॉर्म वाज स्टार्टेड बाय ग्रेट राइटर्स लाइक डैनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, फील्डिंग। ये जो न्यू लिटरेरी फॉर्म था, इसको स्टार्ट किया गया ग्रेट राइटर डैनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, फील्डिंग और भी राइटर्स थे। ऑल दीज ऑथर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ ये न्यू फॉर्म। ये जो नया फॉर्म स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, वो सबका ये लीड कर रहे थे, उसका अग्रदूत बोल सकते हैं। इसके जो नींव था, जो नया फॉर्म था लिटरेचर का, उसका जो बेस था, फाउंडेशन मतलब नींव या फिर बेस, उसको यही सब ऑथर्स लीड कर रहे थे। अब 18th सेंचुरी के जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, उसको दो भागों में बांटा गया है, तो द एज ऑफ पॉप और द एज ऑफ जॉनसन। द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ पॉप। जो इसका पहला आधा भाग है 18th सेंचुरी का, उसको
इसको द एज ऑफ पॉप कहा गया है बिकॉज इन दैट टाइम अलेक्जेंडर पॉप डोमिनेटेड, क्योंकि इस समय अलेक्जेंडर पॉप का दबदबा था, वो अलेक्जेंडर पॉप का प्रभुत्व था। अलेक्जेंडर पॉप उस समय श्रेष्ठ था। द पोइट्री ऑफ द पॉप एरा इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, और जो पॉप एरा का जो भी पोइट्री था वो उच्च गुणवत्ता वाला नहीं था। एट फिर भी इट हैज़ सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स, और फिर भी इसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं थी। लाइक द कंपोजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी वर्स, तकनीकी रूप से सुंदर पद्य की रचना। द क्लैरिटी ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्पष्टता मतलब विचार इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था। एंड द आर्ट ऑफ सटायर, और व्यंग की कला। द प्रोज ऑफ दिस एज डिस्प्ले क्लासिकल क्वालिटीज, और इस समय का जो प्रोज था 18वीं सेंचुरी का जो प्रोज था, द एज ऑफ पोप के समय का जो प्रोज था वो शास्त्रीय गुण को प्रदर्शित करता था। फेमस पोएट्स ऑफ दिस एरा इंक्लूडेड अलेक्जेंडर पॉप, एडवर्ड यंग, जोसेफ एडिसन etc। इस समय जो ये द एज ऑफ पॉप के युग के समय जिसमें जो पोएट्स थे, जो फेमस पोएट्स थे, वो अलेक्जेंडर पॉप, एडवर्ड यंग, जोसेफ एडिसन थे। बट द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ दिस एरा वेयर जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो, जोसेफ एडिसन। बट ये सब जो थे अलेक्जेंडर पॉप, एडवर्ड यंग और जोसेफ एडिसन, ये सब पोएट्स थे। बट जो राइटर्स थे वो थे जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो, जोसेफ एडिसन। उसके बाद बात करते हैं द एज ऑफ जॉनसन के एज, जिसका पीरियड था 1744 से 1784 तक। द एज ऑफ द जॉनसन डोमिनेटेड द एरा आफ्टर द अगस्टन एज के बाद का जो एरा था उस समय डोमिनेट कर रहे थे जॉनसन, सैमुअल जॉनसन इसका पूरा नाम है। दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड जॉनसन एरा, इसलिए इसको जॉनसन एरा कहा जाता है। पोएट्स हु शुड रोमांटिक इंक्लिनेशन इन पोएट्री आर द फॉरेनर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, जिन कवियों ने अपनी कविता में रोमांटिक झुकाव दिखाया वो रोमांटिक रिवाइवल के अग्रदूत थे। इसका मतलब कि जो पोप के एज और जॉनसन के एज के पहले जो लिखा गया था वो लिखा जाता था न्यू क्लासिकल, मतलब एज में क्लासिकल पोएम लिखा जाता था, बट उसके बाद रोमांटिक पोएम ये सब लिखना स्टार्ट कर दिए थे। द पोएट्स इंक्लूडेड जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक etc। और इनमें से जो पोएट्स थे उसमें इंक्लूड है जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक। द इन्फ्लुएंशियल प्रोज राइटर ऑफ दिस एरा इज सैमुअल जॉनसन, और इसका जो प्रभावशाली प्रोज राइटर थे इस एरा के, जॉनसन एरा के, वो सैमुअल जॉनसन थे। These were really pillars of the age of Johnson era and represented in themselves the achievement of English prose। वास्तव में ये जॉनसन युग के स्तंभ थे, पिलर्स थे, और अपने आप में अंग्रेजी गद्य की सर्वोच्च उपलब्धता का प्रतिनिधित्व करते थे। न्यू क्लासिकल पीरियड्स ऑफिशियली इन 1798, और जो न्यू क्लासिकल पीरियड था वो 1798 ईस्वी में इंड हो जाता है। उसके बाद मैनी प्रोज राइटर ऑफ 18th सेंचुरी हु कंट्रीब्यूटेड इन प्रोज राइटिंग, बहुत सारे प्रोज राइटर थे 18th सेंचुरी के जो अपना योगदान प्रोज राइटिंग में दिए थे। सम ऑफ देम आर डैनियल डिफो, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, एडवर्ड गिबन, एडमंड ब्रूक etc। अब इनमें से हम एक एक करके बात करते हैं, जो भी 5-6 राइटर्स का नाम लिखा गया उसमें से। पहला नाम है डैनियल डिफो का। डैनियल डिफो का जो टाइम स्पेंड था और 1660 से 1721, कहीं कहीं 59 लिखा रहता है, तो उसमें देख लीजिएगा आप 59 या फिर 60 में ही टिक आउट कीजिएगा। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड आल्सो इंग्लिश ट्रेडर, स्पाई एजेंट etc। ये इंग्लिश राइटर भी थे, इंग्लिश ट्रेडर भी थे एंड स्पाई एजेंट भी थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो, ये बहुत अच्छे तरह से अपने नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो के से जाने जाते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन
1790। इसको पब्लिश किया गया था 1719 ईस्वी में। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट, और यह रियल इवेंट पे बेस्ड है। ही रोट मैनी पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, ये बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखे थे। इन विच ही शोन पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू एंड सेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, जिसमें ये राजनीतिक इशू और सोशल इशू जो भी उस समय कमियां थी उसको, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो वहाँ की सरकार थी उसके अगेंस्ट ये बोले थे। सो ही हैड टू गो टू जेल, और इसीलिए उसको जेल भी जाना पड़ा था। ही रोट मोर देन 300 बुक्स, ये 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। हिज फर्स्ट वर्क इज एन ऐसे अपॉन प्रोजेक्ट्स इन 1697। इसका जो पहला वर्क था वो रॉबिन्सन क्रूसो नहीं था, ये था एन ऐसे अपॉन प्रोजेक्ट, जो 1697 ईस्वी में लिखे थे। डैनियल डेफो हैज़ बीन फेथफुल टू विलियम द ऑरेंज। द विलियम द ऑरेंज जो है वो विलियम थर्ड है, वहाँ का जो उसमें किंग था इंग्लैंड का। द डैनियल डेफो हैज़ बीन फेथफुल टू विलियम द ऑरेंज, ये उसका वफादार था डैनियल डेफो विलियम द ऑरेंज का, और इसी के बारे में वो लिखा करते थे, विलियम द ऑरेंज के बारे में डैनियल डेफो। एंड वंस रोट विलियम द ग्लोरियस ग्रेट गुड एंड काइंड, और एक बार इन्होंने उसके स्वागत में लिखा था, टू वेलकम हिम, इसके स्वागत में लिखा था, विलियम द ऑरेंज के स्वागत में डैनियल डेफो ने लिखा था विलियम द ग्लोरियस ग्रेट गुड एंड काइंड। डैनियल डेफो डिफेंडेड, यहाँ डिफेंडेड लिखा गया, विलियम द ऑरेंज बाय हिज वर्क द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन इन 1701। जो विलियम द ऑरेंज है इसकी रक्षा करते थे डैनियल डेफो अपने वर्क द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन, जो 1701 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इसमें इसी के बारे में लिखे थे। एक और उस समय बात यह था कि ये पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन किए थे डैनियल डेफो, और ये अलग पॉलिटिकल पार्टी से थे, तो इसके जो अगेंस्ट थे वो सब इसके ऊपर हमला करते थे। तो इसमें अपने मतलब इसकी रक्षा किए हैं इसमें, और इसके बारे में लिखे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम द ऑरेंज, जो विलियम थर्ड है विलियम द ऑरेंज, इसके मृत्यु के बाद क्वीन एन बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड, जो क्वीन एन वहाँ की रानी बनी थी, यहाँ किंग लिख दिए थे, सॉरी क्वीन होगा, इंग्लैंड की रानी बनी थी। द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ डैनियल डेफो का जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो सब में है रॉबिन्सन क्रूसो, जो 1719 में पब्लिश हुआ था, मोल फ्लैंडर्स, जो 1722 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, एन इंक्वायरी इनटू ओकेजनल कन्फॉर्मिटी, जो 1698 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो अदर्स राइटर हैं उसमें से जोनाथन स्विफ्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोज राइटर ऑफ 18th सेंचुरी। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्रोज राइटर्स जो थे 18th सेंचुरी के, उनमें से एक है। ही वॉज बॉर्न इन 1667 एंड डेज इन 1755। इसका जो जन्म है वो 1667 ईस्वी में, एंड इसका मृत्यु 1745 ईस्वी में हुआ था। हिज नेशनलिटी वाज आयरिश, कहीं कहीं पूछा जाता है इसका नेशनलिटी, आयरिश है, एंड बॉर्न इन डुबलिन आयरलैंड, और इसका जो जन्म हुआ था आयरलैंड में हुआ था, डबलिन में। ही वॉज हाई लेवल सटायरिस्ट, ये उच्च लेवल के सटायरिस्ट थे। ही वॉज आल्सो एसियस्ट पॉलिटिकल पम्पलेटर ETC, और ये एसियस्ट भी थे, ऐसा लिखा करते थे, और पॉलिटिकल पम्पलेटर मतलब होता है जो राजनीतिक प्रवक्ता, एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी के बारे में ये बात करते हैं, उस एक ही राजनीतिक पार्टी के बारे में, उसी को पॉलिटिकल पम्पलेटर बोला जाता है। ही वॉज द कजन ऑफ जॉन ड्राइडन, जो जॉन ड्राइडन का नाम सुने ही होंगे, इसका एक कजन थे। ही गॉट द पोजीशन ऑफ डीन इन सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, ये जो सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल है, ये एक चर्च का नाम है, चर्च छूट गया है इन डबलिन में एक चर्च का नाम है, वहाँ इसको डीन का पोजीशन मिला। एंड हिज निकनेम बिकम डीन स्विफ्ट, और इसका जो निकनेम है वो डीन स्विफ्ट बन गया। हिज सैटिरिकल वर्क अटैक ऑन सोशल इविल्स एंड ह्यूमन वीकनेस, और इसका जो सैटिरिकल मतलब सटायर मतलब होता है व्यंग,
तो जो इसका व्यंकार जो वर्क था वो अटैक्स करता है सोशल इविल, जो सामाजिक बुराइयां थी, ह्यूमन वीकनेस, जो मानव का कमजोरियां थी, उसी के बारे में बात करता है। हिज टेल ऑफ टब अटैक्स ऑन रिलीजियस आइडिया। इसका टेल ऑफ टब एक वर्क है जो अटैक करता है रिलीजियस आइडिया के ऊपर, इसी के बारे में उसमें लिखा गया है। स्विफ्ट रोट हिज फेमस सटायर ए मॉडेस्ट प्रपोजल अटैक ऑन जस्टिस ऑफ इंग्लैंड रूलर। और जो इसका जो मोस्ट फेमस सटायर है ये मॉडेस्ट प्रपोजल, ये अटैक करता है इन जस्टिस ऑफ इंग्लिश रूरल एंड पॉवर्टी ऑफ आयरिश पीपल। ये जो अटैक करता है उसमें लिखा गया है इंग्लिश रूरल। अब ये तो इंग्लैंड के खुद ही थे, तो फिर ये इंग्लिश रूरल क्यों लिखे? जो अंग्रेजी रूरल थे, जो अंग्रेज़ थे उस समय ये इंग्लैंड के थे। यहाँ पहले भी बात किया कि इसका नेशनलिटी जो था डबलिन आयरलैंड में इसका जन्म हुआ था, तो इंग्लैंड के थे। और इंग्लैंड में जो रूरल थे इंग्लिश रूरल, उसके बारे में लिखे हैं, और वहाँ की गरीबी, जो आयरिश पीपल का गरीबी था उसके ऊपर। इसका जो मोस्ट फेमस है नॉवेल्स है वो है द गुलिवर्स ट्रेवल्स। इज़ द मोस्ट पॉपुलर सटायर ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। ये जोनाथन स्विफ्ट का मोस्ट पॉपुलर सटायर है गुलिवर्स ट्रेवल। इट इज़ रिटन इन 4 पार्ट्स, और इसको 4 पार्ट्स में लिखा गया है। ये बहुत ही फेमस है, इसको बहुत जगह पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब जो तीसरा राइटर्स थे वो थे सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन वाज अनदर प्रोज राइटर ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का एक अन्य प्रोज राइटर है। ही वाज ए पोएट, एसियस्ट एंड सटायरिस्ट। और ये पोएट, एसियस्ट और सटायरिस्ट भी है। ही वाज बोर्न इन 1709 एंड वाज डेड इन 1700। इसका जन्म 1709 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो मृत्यु हुआ था 1794 या फिर 84 है, या गलती से हम 1704 लिख दिए थे। ही वॉज शॉर्ट साइटेड इन लेफ्ट आइज। ये मतलब लेफ्ट आइज से इसको कम दिखाई देता था। इट इज़ रिटन इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में ये लिखा गया है दैट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सेकेंड मोस्ट क्वाइटेड इंग्लिशमैन, कि जो सैमुअल जॉनसन थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस सेकेंड मोस्ट क्वाइटेड इंग्लिश मैन थे। मतलब इंग्लिश वर्ड को ये बहुत ज़्यादा लिखे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो शेक्सपियर लिखे हैं, उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखे। ये लिखा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में। सैमुअल जॉनसन वाज जो वर्क इन द जेंटलमैन्स मैगजीन जो है, इसमें एक काम करते थे सैलरी के ऊपर। इट इज़ फाउंडेड बाय एडवर्ड केव। इसको एडवर्ड केव द्वारा फाउंडेड किया गया था इन 1731, 1731 ईस्वी में। हिज ट्रांसलेटेड ये वर्क मस्सा है। ये एक वर्क को ट्रांसलेट किया थे मस्सा, विच वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, जिसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। और अलेक्जेंडर पोप ने इसकी बहुत ही सराहना किया था। ये जो वर्क मस्सा लिखा थे, ये ट्रांसलेट किए थे, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था इंग्लिश में, बट ये ट्रांसलेट किए थे लैटिन वर्ड में। हिज मेजर वर्क यार एरिन, जो 1726 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, लिखा गया था 1726 ईस्वी में और पब्लिश 1759 में हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ रेसिलेस, जो 1738 में लिखा गया था। लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड्सबर्ग, जो 1744 में हुआ था। मिस्टर रिचर्ड्सबर्ग इसके फ्रेंड्स थे। उसके बाद एडवर्ड गिबन जो है 4th राइटर थे 18th सेंचुरी के। इसके बाद अगर आप नोट्स को और लंबा करना चाहते हैं तो 1-2 राइटर्स और थे, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो एडवर्ड गिबन के बारे में बात करते हैं। एडवर्ड गिबन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोज राइटर ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोज राइटर में से एक है। ही वाज बोर्न इन 1737 एट सूरे इन इंग्लैंड में, इंग्लैंड के सूरे में 1737 ईस्वी में जन्म लिए थे। ही वाज डेड इन 1794, और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1794 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ही वाज एन इंग्लिश हिस्टोरियन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इंग्लिश हिस्टोरियन भी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर।
एम्पायर है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इट वॉज पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम बिटवीन 1776 टू 1788। इसको 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। ये जो वर्क है इसका उसको 1776 से 1788 के बीच में 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स यार एसेस और आई एल्यूड डी ला लिटरेचर जो 1761 में पब्लिश हुआ था। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द 6th बुक ऑफ वर्गिल्स, द एनियड जो 1770 में पब्लिश हुआ था। थैंक यू।